दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 दिसंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके घर में नल जल योजना का कनेक्शन है और उसमें आप मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर सावधान हो जाइए। यह सरकार अब इस मामले को लेकर सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। जब पकड़े जाने पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा, जेल जाना पड़ेगा, जुर्माना भी भरना होगा। इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो घर घर जाकर के नल जल योजना के तहत लगे कनेक्शन की जाँच करेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार पंचायत चुनाव हारने के बाद बिहार के कटिहार के बलरामपुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान कटिहार के मीरपोखर गांव निवासी 55 वर्षीय अर्घु दास के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने हाल ही में ग्राम पंचायत चुनाव में पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए किस्मत आजमाया था। चुनाव के लिए उसने अपने जान पहचान वालों से कर्ज में लाखों रुपए लिए थे, लेकिन बदकिस्मती से अर्घु दास चुनाव हार गए। परिजनों ने बताया है कि पंचायत चुनाव में पंचायत समिति पद के लिए अर्घु ने चुनाव लड़ा था। चुनाव हारने के बाद वे तनाव में चला गया था, जहां घर में किसी से कोई बातचीत नहीं करता था। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां ने ही अपनी ममता का गला घोट दिया है। दरअसल मां ने अपनी ही 2 बेटियों को गांव के मुखिया के हाथों बेच दिया। यह मां के इस हरकत को हैवानियत का नाम दिए या फिर गरीबी की मजबूरी, जिसकी वजह से मां को ऐसा कदम उठाना पड़ा। आपको बता दूं कि दोनों बच्चियां बिहार के नरकटियागंज के एक गांव की रहने वाली है। उनकी 2 बड़ी बहनें और है। जब पिता की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है। मां ने बड़ी बेटी की शादी तय की थी। जब शादी के खर्च के लिए उसने अपनी 2 बेटियों को गाँव के मुखिया को बेच दिया था। जब बच्चों का कहना है कि उनकी माँ ने उन्हें 50-50 हजार रुपए में बेचा था। मुखिया उन्हें मारपीट करके घर में काम कराता था और यातनाएं देता था। हर महीने मां मुखिया के पास आती थी, जिसके बाद मुखिया उनके काम के बदले 5-5 हजार रुपए मां को दे देता था। बच्चियों ने बताया है कि उन्हीं की तरह मुखिया ने 2 और बच्चियों को खरीदा था। वे दोनों भी उनके साथ गोरखपुर में आई है। दोनों बच्चियां भागकर सोमवार रात 9 बजे गोरखपुर में अपनी मौसी के घर पहुंची। उन दोनों के बच्चों के साथ उन्हीं की तरह शिकार 2 अन्य बच्चियां भी थी। जी हां, उन दोनों को भी उनके परिजनों ने मुखिया को बेचा था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार से लगातार दुर्लभ उल्लू मिल रहे हैं। जब मंगलवार को जहां सुपौल के त्रिवेणीगंज इलाके से अमेरिकन बर्न उल्लू मिला, वहीं अब सीमावर्ती जिले किशनगंज से भी 3 उल्लुओं को रेस्क्यू किया गया है। ये बिहार के लिए अच्छी खबर भी है और बुरी भी। अच्छी इसलिए कि यहाँ इस तरह के उल्लुओं का मिलना पर्यावरण संरक्षण को लेकर उठाए गए कदमों की सफलता जाहिर करता है। वहीं बुरी खबर इसीलिए क्योंकि इन उल्लुओं की जान पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इनकी कीमत लाखों में होती है। शिकारी इनकी तलाश में लगे रहते हैं। किशनगंज से सफेद रंग की मंकी फेस्ट 3 नवजात उल्लू भटक कर प्रखंड ठाकुरगंज के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैरागी झाड़ में पहुंच गए। मंगलवार को विद्यालय के प्रधान अध्यापक मोहम्मद जहांगीर आलम और स्थानीय लोगों ने तत्काल वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कर्मी यानी कि वन कर्मी बबलू कुमार को सूचित की। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने उन्हें रेस्क्यू करके ठाकुरगंज नगर में स्थित वन विभाग के डिपो लाया गया, जहां इसे भारत में इंडियन बर्न उल्लू या सफेद उल्लू के नाम से जाना जाता है। जहां उन्होंने बताया है कि बर्न उल्लू की संख्या काफी कम है। इनकी संख्या को लेकर निश्चित आंकड़ा नहीं है, लेकिन दुर्लभ उल्लू की श्रेणी में इसे शामिल किया गया है। इस दुर्लभ अमेरिकन बर्न उल्लू की कीमत कम से कम 8 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में होती है। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज जिले वासियों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए किशनगंज पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। साइबर सेनानी ग्रुप के माध्यम से एसपी कुमार आशीष लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हाल के दिनों में साइबर क्राइम की घटनाओं में बेहताशा वृद्धि हुई है। इनमें कुछ मामले में ही पीड़ित के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज की जाती है। ठगी के शिकार अधिकांश लोग शिकायत दर्ज करने से परहेज करते हैं। ऐसे मामले को सुलझाना पुलिस के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होता है। जी हाँ, किशनगंज एसपी कुमार आशीष ने साइबर अपराधियों के कारण प्रणाली के संबंध
संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि आपको व्यापारी समझ के अपराधी फोन करेगा और आपके प्रोडक्ट की खरीदारी करने की मंशा जाहिर करेगा और ऑनलाइन पेमेंट करने की बात कहेगा। आप जैसे ही मोबाइल पर आए रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, आपके खाते से रुपए गायब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी ठगी से बचने के लिए सामने वाली पार्टी को अपना अकाउंट नंबर या फिर पेटीएम नंबर दें, खुद की तरफ से कोई एक्टिविटी ना करें। जब पुलिस बैंकिंग ठगी मामले के निपटारे में कोशिश करती है। एसपी कुमार आशीष ने बताया है कि लॉटरी लगने, चेहरे पहचानने पर इनाम, वेबसाइट में ऑफर और सस्ते में सामान बेचने का झांसा, टावर लगाने के नाम पर झांसा, बंद इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने, नौकरी लगाने का झांसा, हर मनोकामना पूरी करने के पूजा पाठ का झांसा, लोन दिलाने का आश्वासन आदि देकर भी आपको ठगी का शिकार बनाया जा सकता है। लेकिन आपको सतर्क रहना होगा। जब सतर्क रहकर ही ऐसे मामलों से बचा जा सकता है, वरना फिर आपके बैंक अकाउंट यानी कि आपकी गाड़ी कमाई एक झटके में गायब हो जाएंगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगा दी गई है। बिहार में रहने वालों के लिए ये काफी अहम खबर है, क्योंकि अब तक लोग सामान के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने के बाद अब आप इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जी आपको बता दूं कि यह खबर आपको कल भी केडीबी लैब के माध्यम से बताया गया था। दोस्तों अब बात करते हैं कि आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है। जहां सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से लगाए गए आरोप को लेकर ठोस कोई सबूत नहीं पेश करने के कारण कोर्ट ने अनंत सिंह को राहत दी है। बरी किए जाने की खबर से उनके समर्थकों में खुशी है। समर्थकों की माने तो हमारे नेता को बेवजह तंग किया जा रहा है, जब वो पूरी तरीके से हर मामले में निर्दोष है। तो दोस्तों बात करते हैं कि भारत की बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से परचम लहराकर देश के साथ ही पंजाब का नाम भी रोशन किया है। दरअसल चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाज कौर संधू ने इस बार 70वें मिस यूनिवर्स का खिताब हासिल किया है। वहीं दुनिया को यानी कि वर्ल्ड को अपनी मिस यूनिवर्स 2021 मिल गई है। लोग ये जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं कि अगला मिस यूनिवर्स खिताब कौन जीतेगा। वहीं इसके अलावा लोगों के मन में कुछ और भी सवाल जरूर उठते हैं, जैसे कि ताज की कीमत क्या है, इसमें जरे और मिस यूनिवर्स का ताज पहनने वाली विश्व सुंदरी को मिलने वाली प्राइज मनी क्या है। आपके इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो सबसे पहले ताज से इसकी शुरुआत करते हैं। इस ताज की कीमत 5 मिलियन US$ है, जो कि भारतीय करेंसी के अनुसार 37 करोड़ 87 लाख 90 हजार रुपए होती है, यानी कि 37 करोड़ रुपए से अधिक। जब मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर ने अब तक के सबसे महंगे ताज को पहना है। इस ताज को 18 कैरेट गोल्ड, 1170 डायमंड यानी कि हीरा समझते हैं ना, सेंटर पीस में सील्ड कट गोल्डन की कैंडी डायमंड जिनका वजन 62.63 कैरेट है। ताज में पत्तियों, पंखुड़ियों और लताओं के डिजाइन 7 महाद्वीपों के समुदाय को रिप्रेजेंट करती है। जब मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन कभी भी मिस यूनिवर्स की पुरस्कार राशि का खुलासा नहीं करती है। हालांकि बताया जा रहा है कि यह लाखों रुपए का इनाम है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी रेचल के साथ 2 दिन पहले पटना आ गए। जहां एयरपोर्ट पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वजह यह है कि राबड़ी देवी के आवास पर सालों बाद खुशियां आई है। इसी कड़ी में कल राबड़ी देवी आवास पर बधाइयां देने के करीब 1 दर्जन की संख्या में किन्नर भी पहुंचे। जहां काफी देर तक वे राबड़ी आवास के बाहर गीत गाए और डांस भी किया। तरह तरह के गानों से लोगों को रिझाने की कोशिश की, लेकिन आवास से कोई बाहर नहीं निकला। जहां हालांकि काफी देर बाद वे आवास के अंदर गए और तेजस्वी यादव के साथ उनकी पत्नी को भी बधाई दी, जिसके बाद राबड़ी देवी की ओर से उन्हें बख्शिश दिया गया। हालांकि किन्नरों ने कहा है कि आज लालू यादव होते तो फिर उन्हें मालामाल कर देते। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर सियासत तेज होती जा रही है। जेडीयू और भाजपा नेता इसको लेकर बयानबाजी लगातार कर रहे हैं, तो विपक्षी दल भी सरकार को घेर रहे हैं। इस क्रम में अब जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ऐसी आपत्तिजनक बातें कह दी है जिससे राजनीति एक बार फिर से गरमाने के आसार हैं। जहां उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि भाजपा वाले जहां दिखे उनका मुंह काला कर दें। बुधवार को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि भाजपा के जीन में बिहार का
विरोध है। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की मांग का किसी दूसरे राज्य और वहां के नेताओं ने विरोध नहीं किया है, लेकिन भाजपा के नेताओं को विशेष राज्य के दर्जे की रास नहीं आई है। नतीजा उन्होंने इसका विरोध कर दिया। पप्पू यादव ने कहा है कि वे बिहार वासियों का आह्वान करते हैं, भाजपा वाले जहां दिखे उनका मुंह काला करके बिहार के हक की आवाज बुलंद करें। आपको बता दो कि इस मुद्दे पर भाजपा और जेडीयू में टकराव साफ दिखने लगा है, जहां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने जोर देकर कहा है कि बिहार को विकास करने के लिए यानी कि विकसित करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा बहुत जरूरी है। वहीं उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम रेणु देवी ने बयान दिया था कि बिहार को केंद्र की तरफ से काफी मदद दी जा रही है, ऐसे में बिना स्पेशल स्टेट्स के भी यानी कि विशेष राज्य के दर्जे के भी विकास हो रहा है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्हें इस संबंध में शायद जानकारी नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि एबीपी सी वोटर ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद उत्तर प्रदेश में वोटरों की नब्ज टटोलने की कोशिश की है, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शुरुआत के साथ साथ किसान आंदोलन के बाद बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर वोटरों से सीधा सवाल पूछे हैं, और उसके जो नतीजे आए हैं वे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए काफी मायने रखते हैं। आपको बता दूं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत से जहां बीजेपी को काफी उम्मीद है, वहीं उसे लगता है कि किसान आंदोलन खत्म होने से जो किसान भी उसकी नीतियों से नाराज हुए थे उनका गुस्सा दूर होगा। वहीं विपक्ष नाराज किसानों के वोट पर अपना एकाधिकार मान रहे हैं। ऐसे में ताजा सर्वे काफी कुछ तस्वीर साफ कर रहा है। सी वोटर ने उत्तर प्रदेश के लोगों से सबसे पहला सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया वाराणसी दौरे को लेकर किया। उसने कुल 1288 लोगों से सैंपल जुटाए हैं और फिर उसी आधार पर अपने ओपिनियन पोल के नतीजे जाहिर किए हैं। सी वोटर का पहला सवाल था कि मोदी के वाराणसी दौरे से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनेगा। इस सवाल के जवाब में ज्यादातर लोगों ने हाँ में उत्तर दिया है, यानी कि 57% लोगों का मानना है कि पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा, लेकिन 43% लोगों को लगता है कि इससे भाजपा के पक्ष में माहौल नहीं बनेगा। दूसरा सवाल यह था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत होने से यूपी में बीजेपी को कितना फायदा या फिर लाभ मिलेगा। इसमें भी अधिकतर लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इससे लाभ में रहेगी। कुल 53% लोगों को लगता है कि इससे बीजेपी को बहुत फायदा होगा, लेकिन 20% लोग मानते हैं कि भाजपा को इससे थोड़ा ही फायदा मिलेगा, जबकि 27% ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लगता है कि बीजेपी को इससे बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा। एक और सवाल यूपी के मतदाताओं से पूछा गया है कि अगर किसान नेता चुनाव लड़े तो फिर उत्तर प्रदेश में किसे फायदा होगा। इसके जवाब में 55% लोगों ने कहा है कि बीजेपी को फायदा मिलेगा। वहीं 45% लोगों का कहना है कि अगर किसान नेता चुनाव लड़े तो फिर विपक्ष फायदे में रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में इन मुद्दों से फायदा किसे मिलेगा? बीजेपी, बीएसपी, एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इनमें से किसको फायदा मिलेगा? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पंचायत चुनाव में शामिल सभी उम्मीदवारों को 1 जनवरी 2022 के पहले चुनाव खर्च का ब्यौरा देना होगा। यह चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं दिए जाने पर उन्हें अगले चुनाव में शामिल होने को लेकर प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार सामान्य तौर पर पंचायत आम चुनाव 2021 के अवसर पर कई उम्मीदवारों द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से अपना चुनाव प्रचार किया जा रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि किसी उम्मीदवार द्वारा प्रिंट मीडिया समाचार पत्र के माध्यम से चुनाव प्रचार किया गया तो फिर उसे भी चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार में पंचायत चुनाव के परिणाम एक बार फिर से आधी आबादी के दबदबे को मजबूत किया है, यानी कि 231 पंचायतों में 120 पंचायत में महिला मुखिया बनी है, जबकि 33 जिला परिषद में से 20 पदों पर महिला जिला परिषद ने अपनी जीत सुनिश्चित किया है। अब कटिहार में इस बार पंचायत चुनाव में लगभग 70% से अधिक नए चेहरों के एंट्री के बीच खासकर आधी आबादी के दबदबे से जिले के राजनीति में भी घमासान मचा हुआ है। निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव दलगत नहीं हुआ था, लेकिन जिला के खासकर ग्रामीण राजनीति में बदलाव के इस बयार को हर पार्टी अपने पक्ष में होने के दावे कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया जिला सीमावर्ती इलाके होने के कारण HIV संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। बड़ी संख्या ट्रक की आवाजाही आदि कारण भी फैलाव प्रमुख कारण है। HIV रोग पर नियंत्रण के लिए उच्च जोखिम समूह की पहचान की जाएगी। पूर्णिया जिले में इसके लिए सर्वे अभियान चलेगा। एडेंट सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से इस अभियान को चलाया जाएगा। आपको बता दूं कि एडेंट सोशल वेलफेयर संस्था पूर्णिया जिले में पिछले 2010 से जिले के एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन कर रही है। पूर्णिया के
आसपास के जिले में भी यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। आपको बता दूं कि HIV रोग में सबसे पहले टीबी रोग होने का खतरा रहता है। विभाग सभी टीबी रोगी की HIV जांच भी अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, पटना, नालंदा, सिवान, मधेपुरा, सुपौल सहित सभी जिलों में खाली पड़े 3270 पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती बिहार तकनीक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। आप नोटिस को पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी में 894 पद, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के 1502, आयुष चिकित्सक के 252 और यूनानी चिकित्सा अधिकारी के 622 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। जहां इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित किया गया है। इसकी जानकारी आप नोटिस से प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के इन पदों पर उम्मीदवार का चयन मेरिट और इंटरव्यू के द्वारा होगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो फिर आप सबसे पहले बिहार तकनीकी सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें और आवेदन करें। दोस्तों बात करते हैं कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने फिर से अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने की अनुमति दे दी है। सामान्य श्रेणी और जनरल कोच में यात्री अब अनारक्षित टिकट से यात्रा करेंगे। जब 1 जनवरी से यह सुविधा कई ट्रेनों में दी जाएगी। रेलवे ने 20 ट्रेनों के जनरल कोच में अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने की छूट दे दी है। कोविड की वजह से इन ट्रेनों के कोच की सीट की बुकिंग की जा रही थी। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए अपने 2 दिवसीय यात्रा पर वाराणसी पहुंचे थे। इसके साथ ही उन्होंने पूरे मंदिर का भ्रमण करके कामकाज का जायजा लिया। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने अयोध्या के एक पुजारी से सवाल किया तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया जो सोशल मीडिया पर उनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल पुजारी ने कहा है कि राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहिए। धर्म को राजनीति में लाने से समाज में उन्माद बढ़ता है। बीजेपी केवल धर्म की राजनीति कर रही है। इन्हें विकास और महंगाई से कोई मतलब नहीं है। एक दूसरे पुजारी से पीएम मोदी के इन कामों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने भी कहा कि बीजेपी सत्ता मुक्त होने वाली है, क्योंकि वाराणसी वही जाते हैं जिन्हें मुक्ति चाहिए होती है। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आम यूजर्स के साथ राजनीतिक पार्टियों के नेता भी इस पर अपनी टिप्पणी देते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बलियान ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि क्या कहना है काशी वाराणसी के पंडितों का मोदी जी के आगमन पर, आप लोग भी सुनिए। हालांकि आपको बता दें कि ये वाराणसी की नहीं बल्कि अयोध्या के पुजारी हैं, जहां पर राम मंदिर बन रही है। क्यों नहीं लोग जाएंगे मोदी जी की तरफ? भाई देखिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए और राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहिए। धर्म से दूर होकर के राजनीति होना चाहिए, क्योंकि जब धर्म आएगा तो राजनीति में विवाद होगा। कभी हिंदू कभी मुस्लिम। लोग कहते हैं हिंदू खतरे में रहता है, ईसाई 1% है वो नहीं खतरे में है, सिख 1% है वो नहीं खतरे में है, केवल हिंदू 80% है तो खतरे में है। केवल ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और इस पे केवल धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और इनसे कोई महंगाई और विकास से इनके कोई सारोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये लोग केवल उन्माद फैला करके चुनाव जीतना चाहते हैं। दिलीप दास जी, क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने कॉरिडोर का लोकार्पण किया है कितना असर डालेगा चुनाव में? बिल्कुल, काशी तो विश्वनाथ की धरती है और मुक्ति की नगरी है। हमको तो ऐसा लगता है कि सब लोग काशी की तरफ जा रहे हैं। गंगा वही जाता, गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति। अब इस सत्ता मुक्त होने वाले हैं और काशी विश्वनाथ जिसको अपना लें समझ लो उसकी मुक्ति होने वाली है। अब इस सत्ता से मुक्त होने वाले हैं और ये बहुत हो गया। 1984 से पूरा देश देख रहा है धर्म की राजनीति। धर्म के नाम पर राजनीति कब तक चलेगी? आखिरकार विरासत भी विकास भी ये मंत्र जो बीजेपी की। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत हमेशा सरदार पटेल की असाधारण सेवा, उनके प्रशासनिक कौशल और हमारे राष्ट्र को एकजुट करने के अथक प्रयास के लिए उनका आभारी रहेगा। स्वतंत्रता के बाद यानी कि आजादी के बाद बड़ी संख्या में रियासतों का भारतीय संघ में विलय करने का श्रेय प्रमुख रूप से सरदार पटेल को ही जाता है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 में स्कूल और कॉलेज की गलती का खामियाजा परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ सकता है। जहां राज्य भर के यानी कि पूरे बिहार के 3244 स्कूल कॉलेजों ने इंटर परीक्षा का फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया गया है। अगर इन छात्रों का शुल्क जमा नहीं हुआ तो फिर बिहार बोर्ड द्वारा प्रवेश पत्र जारी नहीं करेगा। इनकी जानकारी बोर्ड ने सभी स्कूल कॉलेजों को दे दी है। जब बोर्ड के बार बार कहने के बाद भी अब तक शुल्क जमा नहीं हुआ है। जब बोर्ड ने छात्र हित में अंतिम मौका 18 दिसंबर तक दिया है। अगर 18 दिसंबर तक ऑनलाइन शुल्क जमा नहीं किया गया तो फिर छात्रों का प्रवेश पत्र नहीं जारी किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बस से सफर करना और महंगा हो गया है। यह बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने किराए में 18 से 20% तक की बढ़ोतरी कर दी है। यह महंगाई की मार से पहले ही त्रस्त आम लोगों के लिए यह किसी बुरी खबर से कम नहीं है। हालांकि इसकी वजह डीजल की कीमतों में आए उछाल को बताया जा रहा है। इस स्थिति में यदि आप आज घर से बस से सफर करने के लिए निकलते हैं तो फिर नया किराया दर और जेब जरूर चेक कर लें। यह नहीं तो फिर सफर में आपको बेवजह परेशान होना पड़ सकता है। कंडक्टर की किचकिच 2 से 4 होना पड़ सकता है। यदि मुजफ्फरपुर और पटना की रूट की बात करें तो यहां के लिए अब यात्रियों को 116 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, जब पहले इतनी दूरी के लिए 90 रुपए देने पड़ते थे। एसी बस का किराया भी उसी अनुपात में बढ़ा दिया गया है। मसलन बेतिया से यदि आप पटना जा रहे हैं तो फिर आपको अब 350 रुपए देने होंगे, जब पहले आप केवल 297 रुपए का भुगतान करते थे। समस्तीपुर से पटना जाने के लिए अब 155 रुपए देने होंगे, पहले यह दूरी आप 145 रुपए में तय कर लेते थे। इसी तरीके से यदि वाल्मीकि नगर से पटना जा रहे हैं और एसी बस लिया है तो फिर पूरे यह 451 रुपए का भुगतान करना होगा, जब पहले आपको 376 रुपए खर्च करने पड़ते थे। दरभंगा से पटना जाने के लिए 136 की जगह पर 193 रुपए चुकाने होंगे। यहां एक बात साफ कर दूं कि हम लोग बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों की बात कर रहे हैं। यदि आप प्राइवेट बसों में सफर कर रहे हैं तो फिर आप पहले से ही बढ़ाया हुआ किराया दे रहे हैं। वहां पर फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि यह बदलाव पहले हो चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री को लेकर सोमवार शाम पटना पहुंचे। शादी के बाद पहली बार बिहार आने पर आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ी गर्मजोशी से नव दंपति का स्वागत किया। आरजेडी के नेता तेजस्वी की शादी को लेकर बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं, जब तेजस्वी और राजश्री के भविष्य को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बिहार आरजेडी के महासचिव अविनाश रंजन झा ने भविष्यवाणी की है कि राजश्री लालू परिवार खासकर तेजस्वी यादव के लिए बहुत भाग्यशाली होने वाली है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लक्ष्मी निया बहू आ गई है। यह अविनाश रंजन झा प्रदेश आरजेडी में पदाधिकारी हैं, लेकिन उन्हें ज्योतिष शास्त्र में विशेष रुचि है। प्रोफेशनल ज्योतिष नहीं होते भी वे अलग अलग राजनीतिक विषयों पर भविष्यवाणी करते रहते हैं। यह उनके ज्योतिष ज्ञान के कई लोग प्रभावित रहे हैं। जब बचपन से उन्हें ज्योतिष में रुचि रही है और उसी को देखते हुए उन्होंने राजश्री को लेकर भविष्यवाणी भी की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराब की चेकिंग के नाम पर घरों में घुस रही पुलिस का एक और बड़ा कारनामा सामने आया है। जब बिहार के गोपालगंज में नशे में धूत एक पुलिस जमादार शराब के नाम पर महिलाओं की चेकिंग करने लगा। जब शराब के नशे में लड़खड़ा रहे जमादार की हरकतों को देखकर लोगों का आक्रोश भड़क उठा। लोगों ने उसे पकड़ा तो पुलिस की पोल खुली। यह घटना बिहार के गोपालगंज जिले के कटैया थाना का है। यह घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। इसमें एक गाँव में पुलिस का जमादार शराब की चेकिंग करने पहुंचा है और वह महिलाओं को सर्च कर रहा है। इसी बीच लोगों ने उसे पकड़ लिया है। जब पुलिस का जमादार लोगों से बच निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरे वाकये का वीडियो बना लिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के आरा से एक अजीब मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि यहां दूसरी शादी करने पहुंचे दूल्हे की उसकी पहली पत्नी ने जमकर धुनाई कर दी। जब महिला सरेआम युवक की चप्पल से पिटाई की और तो और बड़ी दुल्हन और लड़की पक्ष के लोगों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं लड़की वाले दूल्हे की पहली शादी की बात जानकर दंग रह गए। आपको बता दूं कि मामला नगर थाना क्षेत्र के गौसगंज में स्थित विश्वकर्मा मंदिर का है, जहां सोमवार की रात विश्वकर्मा मंदिर में बैंड बाजा के साथ धूमधाम से शादी हो रही थी। जब तभी अचानक दूल्हा की पहली पत्नी सिमरन अपने बच्चों को लेकर पहुंच गए। दूल्हा बना बैठा पति अपने पत्नी को देखा तो फिर उसके होश उड़ गए। जहां वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही पत्नी ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। जहां वह इतने गुस्से में थी कि पहले चप्पल से जमकर पीटा, फिर उसके बाल खींचकर पीटा और फिर मौजूद लड़की वाले उसे समझाने गए तो फिर उन्हें भी भला बुरा कहा और धुनाई कर दी। स्थानीय लोगों ने महिला को समझा बुझाकर शांत करवाया।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार को जल्द ही एक और नया जिला मिल सकता है, जैसे सरकार इसके लिए तैयारी में है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बिहार में जिलों की संख्या 38 से बढ़कर 39 हो जाएगी, यानी कि अभी 38 जिले हैं। आपको बता दूं कि बिहार के कई अलग अलग हिस्सों में नए जिले की गठन की मांग लगातार ही उठती रही है। अगर सरकार एक भी नया जिला बनाती है तो फिर दूसरे क्षेत्र के लिए उम्मीद बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में लंबे अरसे से कोई नया जिला नहीं बना गया है। दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर जिले में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर बदमाश पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। इसी कड़ी में अपराधियों ने लूट के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। इस घटना से इलाके में हरकत मच गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही भागलपुर एसएसपी समेत 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई। घटना भागलपुर जिला के मसूदनपुर थाना क्षेत्र के टूटा पुल के पास की है, जहां लूट के दौरान अपराधियों ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने थोक महंगाई के इजाफे को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए अखबार का एक आर्टिकल शेयर किया है जो 12 साल के उच्च स्तर पर थोक महंगाई का जिक्र कर रहा है। सुरजेवाला ने अखबार के इस आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखा है कि महंगाई थोक में बड़ा जनता की जेब काटने वाली मोदी सरकार में थोक महंगाई अब पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा हुई है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव सुरजेवाला ने आगे लिखा है कि क्या यही है अच्छे दिन, अब लौटेंगे सच्चे दिन। इस आर्टिकल पर नजर डाले तो फिर दावा करता है कि देश में खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई भी बढ़ गई है। लेख कहता है कि थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति नवंबर में एक दशक के उच्चतम स्तर 14.23% पर जा पहुंची है। वहीं अब थोक महंगाई भी बढ़ गई है। वहीं इस कारण खनिज तेल, मूल्य धातु, कच्चे पेट्रोलियम की कीमतों में बढ़ोतरी बताई जा रही है। इसके अलावा लेख के मुताबिक सब्जियों के दाम के साथ साथ अंडे और मांस की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही पेट्रोल और बिजली के दामों में थोक महंगाई बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार कुछ मामलों में वाकई अजब गजब है। यहाँ ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो मात्र 80 रुपये बचाने के चक्कर में 10,000 रुपये तक का जुर्माना दे देते हैं। ऐसे लोगों की संख्या भी 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों लोग ऐसा जुर्माना भर रहे हैं। जहाँ 80 रुपये बचाकर 10,000 रुपये का जुर्माना भरने का ये मामला बिहार की गाड़ी प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। जहाँ बिहार के 2 पहिया वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाने में 80 रुपये लगता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में पटना में वाहन जांच के दौरान दर्जनों ऐसे वाहन चालक मिले जिन्होंने प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था। ऐसे वाहनों से अब 10,000 रुपये जुर्माने की राशि वसूली जा रही है। जहाँ अब तक इस प्रकार के 69 2 पहिया पकड़ाए गए हैं। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक पखवाड़े में ही पटना में 2 पहिया सहित अन्य प्रकार के करीब 115 ऐसे वाहन पकड़े गए, जिससे 11.5 लाख रुपए से का जुर्माना वसूला गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। जहां हत्या, लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने से अपराधी बिल्कुल भी नहीं कतराते। हद तो यह है कि जहां पहले घर और दुकान सुरक्षित नहीं थे, अब तो ट्रेन भी सुरक्षित नहीं रहा। जहां अपराधी ट्रेन की बोगी में घुसकर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कटिहार जिले से सामने आया है, जहां कैपिटल एक्सप्रेस की बोगी में घुसकर अपराधियों ने एक महिला के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। जब मतलब अब रेल यात्री भी अपराधियों से बच नहीं सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बारिश का मौसम बिहार के लिए काफी मुश्किलों भरा होता है। बारिश के महीने के साथ ही उसके बाद 2 महीने बिहार के कई जिले भयानक बाढ़ का प्रकोप झेल रहे होते हैं। ऐसे में दरभंगा एयरपोर्ट पर भी हमेशा खतरा बना रहता है बाढ़ का। इस साल कुछ समय के लिए दरभंगा एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में पानी भर जाने को लेकर काफी चिंतित जताई जा रही थी। ऐसे में बिहार की नीतीश सरकार ने इस समस्या का समाधान खोज लिया है। जल संसाधन विभाग वायुसेना स्टेशन के अंदर रिंग बांध पर पीसीसी सड़क का निर्माण करेगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 14 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार आने वाली बाढ़ के खतरे को देखते हुए वायुसेना स्टेशन के अंदर रिंग बांध पर पीसीसी सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही चट्टी चौक के नाला के पीसीसी परत का भी काम किया जाएगा। इसकी जानकारी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के ट्विटर द्वारा दी गई है। ट्वीट में लिखा गया है कि दरभंगा एयरपोर्ट को बाढ़ से बचाने के लिए, यानी कि बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा वायुसेना स्टेशन के अंदर रिंग बांध पर पीसीसी सड़क बनाई जाएगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमेशा से सवाल उठते आ रहे हैं। जब बिहार में हेल्थ सिस्टम पर नीति आयोग की रिपोर्ट पर जारी राजनीति के बीच बिहार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए नीतीश सरकार एक सराहनीय और बड़ा कदम उठाया है। अब बिहार में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई में इस बात की घोषणा की है कि बिहार की सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जल्द तब्दील किया जाएगा। इस पर काम जोर शोर से चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 533 में 260 पीएचसी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित भी कर दिया गया है। इसके तहत 6 बेड की जगह 30 बेड की सुविधा बहाल की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बड़ी धूमधाम से दूल्हे को बारात ले जाते हुए आपने देखा होगा। क्या दुल्हन को भी ऐसा करते देखा है या फिर सुना है? अगर नहीं सुना है तो फिर बिहार में ऐसा ही वाकया सामने आया है। जब गया शहर में ऐसी अनोखी शादी की चर्चा हर शख्स की जुबान पर है। यहाँ घोड़े पर सवार होकर दुल्हनियाँ दूल्हे राजा को ले जाने के लिए जब निकली तो लोग देखते ही रह गए। जहाँ गया शहर में ऐसी अनोखी शादी की चर्चा हर शख्स की जुबान पर है। मंगलवार की शाम जब शहर में बारात निकली तो फिर बारातें भी अचंभित रह गए। दरअसल गया शहर की रहने वाली दुल्हनिया अनुष्पा गुहा की शादी पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले जीत मुखर्जी से हो रही है। जो दुल्हनिया इंडिगो एयरलाइंस में एयर होस्टेस के पद पर कार्यरत हैं। दोनों के विवाह को भव्य बनाने को लेकर काफी इंतजाम किए गए थे। जो कसर रह गई थी वह दुल्हनिया ने पूरी कर दी। इसी के साथ दुल्हन ने इसको लेकर अपनी बात रखी है। जब दुल्हन ने कहा है कि मैं इंडिगो में सीनियर केबिन क्रू के पद पर काम कर रही हूँ। मैंने सोचा कि सब लड़के जाते हैं, मैं लड़की हूँ, मैं क्यों नहीं जाऊँ, मैं क्यों नहीं जा सकती। मैं अपने पति का धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने इस पर एतराज नहीं किया। दोस्तों बात करते हैं कि नए साल से खगड़िया और बेगूसराय जिले में बिजली की उपलब्धता बेहतर हो जाएगी। इन दोनों जिलों को जनवरी माह से सहरसा पावर ग्रिड से बिजली मिलने लगी। वहीं साल 2022 के सितंबर महीने से सहरसा और मधेपुरा जिले के सभी इलाकों में इसी पावर ग्रिड से बिजली आपूर्ति होने की संभावना है। दरअसल सहरसा पावर ग्रिड से इन चारों जिलों को बिजली आपूर्ति करने के लिए कनेक्टिविटी लाइन जोड़ने का काम बिहार सरकार का बिजली विभाग कर रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है। जब बिहार में 1473 दारोगा, एएसआई, जमादार और सिपाही का तबादला कर दिया गया है। कोसी प्रक्षेत्र में के डीआईजी प्रणब कुमार प्रवीण ने सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले में 6 साल से एक ही जिले में जमे पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों का तबादला किया है। दोस्तों बात करते हैं कि साल 2022 में देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितना पढ़े लिखे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी 9वीं और 10वीं की पढ़ाई हिसार के HAU में स्थित कैंपस स्कूल से किया है। 12वीं की पढ़ाई हिसार के ही DN कॉलेज से किया है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री हासिल की है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई उत्तराखंड के टिहरी से की है। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई ऋषिकेश से श्री भारत मंदिर इंटर कॉलेज से की है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने हेमवती नंद बहुगुणा अग्रवाल विश्वविद्यालय से गणित में BSc की डिग्री हासिल की है। अब बात करते हैं नीतीश कुमार के बारे में, बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने गाँव बख्तियारपुर से की। इसके बाद साल 1972 में वे बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल ट्रेड से BTech की पढ़ाई की है। इस संस्थान का दूसरा नाम NIT पटना है। अब बात करते हैं हेमंत सोरेन की। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई पटना से की थी। जब चुनाव आयोग के पास दायर हल्फनामे के मुताबिक हेमंत सोरेन ने रांची के BIT मेसरा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था। हालांकि पारिवारिक कारणों की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच से छोड़नी पड़ी थी। दोस्तों बात करते हैं कि मुसलमान से हिंदू बने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने सिया वक्फ बोर्ड की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जहां उन्होंने मुतवल्ली पद से भी इस्तीफा दे दिया है। जब त्यागी ने बोर्ड की कार्रवाई के डर से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने एक बार फिर से बिहेटा एयरपोर्ट का मुद्दा लोकसभा में उठाया है। शून्यकाल में उन्होंने बिहेटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग को लेकर वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए। उन्होंने बिहेटा एयरपोर्ट का नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर करने की भी मांग की है और कहा कि स्वामी जी को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।